हाथीखाना नाम सुनकर हमें साफ तौर पर पता चलता है कि इस जगह का ताल्लुक कभी हाथियों से रहा होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इस जगह का ताल्लुक हाथियों से ही है। यहाँ कभी राजा रजवाड़ों के हाथी जो है रखे जाते थे। सो वेलकम बैक टू द एपिक रूट्स विद आसिम। आज हम बात करेंगे बड़ौदा के इस जगह की जिसका नाम हाथीखाना है, जो कभी हाथियों और महावतों का घर हुआ करता था। इस जगह की अगर मैं बात करूं तो इस जगह का हिस्ट्री जो है किसी लिटरेचर में हमको नहीं मिलता है, लेकिन इस जगह की पोजीशन और इसकी बनावट को देख के हमें ये मालूम होता है कि शायद कभी ये गुजरात सल्तनत के दौर में बनाई गई होगी। कई वर्षों का मेरा तजुर्बा है और हाथीखाना आने के बाद हमने बारीकी से इसकी तहकीकात की। जो अंदरूनी दो दरवाजे हैं उसका भी मुताला किया, तो हमारे अंदाजे से ये पता चलता है कि ये हाथीखाना जो है वो गायकवाड़ के वक्त इसको हाथीखाना बनाया गया होगा, लेकिन हमारी तफ्तीश के मुताबिक कि जो अंदरूनी गेट है वो मुजफ्फर शाह सेकंड खाने आजम खलील खान ने जो ये बड़ौदा शहर की तामीर कराई थी और जिसका नाम रखा था किला दौलताबाद। और उस वक्त उस किले की दीवारों में जो ईंटें और रेत वगैरह मसाले का इस्तेमाल किया था वही हमको यहाँ देखने को मिला है। देखने पे तो एक सराय की तरह मालूम होती है। सराय यानी कि मुसाफिरों के ठहरने की जगह, जैसे कि आजकल के होटल्स होते हैं। सराय का कल्चर सल्जुक तुर्कों ने शुरू किया था और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। इस कल्चर की शुरुआत हिंदुस्तान में अलाउद्दीन खिलजी ने की, जो खुद एक तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखते थे। शेरशाह सूरी जब आए तो शेरशाह सूरी के 3 काम बहुत ही काबिले तारीफ थे। एक तो शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के, उस जमाने में चांदी को रुपया कहा जाता था, और उसके सिक्के बनाए। दूसरा शेरशाह सूरी का एक काम था ये कि उसने पक्के रास्ते बनाए। और ये जो सिल्क रूट और ग्रांड रोड जो बनाए है शेरशाह सूरी ने पक्के रास्ते, उसमें हर एक कोस एक मंजिल के फासले पर एक सराय होती थी। उस सराय में लोग आके ठहरते थे, व्यापारी भी आते थे और काफिले जाते थे। पहले तो हाथीखाने के मैं इस कैंपस की बात करूं तो हाथीखाना पुराने शहर के उस 4 दरवाजों के बाहर बना हुआ है, यानी कि पुरानी सिटी के बाहर। दूसरा हाथीखाना शहर के चापानेर दरवाजे के बाहर की तरफ बना हुआ है, जो गुजरात सल्तनत के दौर में गुजरात सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी। इसमें जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो भी हमें गुजरात सल्तनत के दौर की ही हमें देखने को मिलती है। मुजफ्फर शाह सेकंड असल नाम था उनका खाने आजम खलील खान। बड़ौदा के वो जागीरदार थे, महमूद बेगड़े के साहबजादे थे। वो दौर था हिजरी 910 से 917 का, और उसी वक्त में उन्होंने ये बड़ौदा शहर जो है वहाँ किला दौलताबाद की स्थापना की। उस किले की दीवारों के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वही मटेरियल हमको यहाँ पे, और वही ईंटें ये हाथीखाना के जो अंदरूनी जो दरवाजे हैं वहां पे हमको देखने मिला है। लेकिन एक स्टोरी हमें गायकवाड़ के जमाने की भी मिलती है। ये या तो जो मुजफ्फर शाह थे उनके ज़माने में बना हो सकता है, या फिर गायकवाड़ आए तो उसके बाद हो सकता है। कोई मुकम्मल तारीख इसकी पता नहीं चली अभी तक, मेरे को तो कम से कम नहीं चली। गायकवाड़ी एरा में गुजरात सल्तनत की बहुत सारी चीजों को बदल दिया गया। उसकी शुरुआत हुई बड़ौदा शहर के चारों तरफ बनी हुई दीवारों को गिराने से, जो गुजरात सल्तनत की एक बहुत ही मजबूत विरासत हुआ करती थी। गायकवाड़ी सल्तनत में इस जगह पे हाथियों को रखा गया क्योंकि गायकवाड़ी राजा जो थे हाथियों के बहुत बड़े शौकीन थे। धीरे धीरे जो गायकवाड़ एस्टेब्लिश होते गए तो खंडेराव मल्हारा को वो शौक था, दोनों भाइयों को हाथी लाने का। तो उनको ऐसा शौक था कि हिंदुस्तान के कोने कोने से वो हाथी मंगाते थे। हिंदुस्तान में जहां जहां हाथी दिखते थे वहां से हाथी खरीद कर यहाँ लाए जाते थे बड़ौदा रियासत में, और उन्हें इस हाथी खाना में रखा जाता था। अब वो कहते हैं ना कि हाथी पाला है तो निभाओ भी। तो जब भी पूरे हिंदुस्तान से हाथी लाया जाता था तो उसके साथ महावत और उसकी फैमिली भी आती थी और बड़ौदा की ही होके रह जाती थी। पूरा जो हाथीखाना मोहल्ला है उसकी हिस्ट्री भी यही है
कि जो आया हाथी उसके साथ में जो आदमी आए वो यहीं सेट होते गए और मोहल्ला बसता गया। तो बाबू चाचा इस बात पे एक शेर कहते हैं कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। इस तरह से हाथी खान बनता गया। हाथियों को काबू करने का भी अपना तरीकेकार होता है। कोई उसे अपने तंत्र मंत्र से वश में करता था, तो कोई नबी का नाम लेकर उसे काबू करता था। तो मेरा अब्बा ने, हम लोग मास्टर है लाइन में, मेरे पास हस्तलिखित पुस्तिका भी है। तो एक अलग विभाग है आर्कोलॉजी का, वो नहीं उगलती। कादरी साहब थे ना प्रिंसिपल, उनको मैंने दी थी और बोले इसमें दोहे जो है ना, वो नज्म दोहे, वो बोले पैगंबर साहब का भी नाम अंदर आता है, मोहम्मद। यानी वो दो तरह से हाथी कंट्रोल होते थे। ये तंत्र मंत्र जो इनके पास था संस्कृत में, उससे, और अपने लोगों ने अपना ढूंढ निकाला था अरबी का और फारसी का, उससे। हाथियों को चलाना भी अपने आप में दिलेरी और अक्लमंदी का काम है, जिसे महावत अपनी सलाहियत से बखूबी करता है। एक वक्त ऐसा भी है जब किसी जज्बाती वजूहात के चलते हाथी को बिना महावत के भी चलाया गया। डाकोर में ऐसा मसला आया तो कि हमारा डाकोर में છે ને રણછોડજીની પીઠ ના થવી જોઈએ। તો મહાવત તો આગળ બેસે તો ભગવાનને પીઠ થાય। कि मेरे अब्बा ने किया कि ऐसा कहीं वादो नहीं कि तुम्हें ऊपर कोई नहीं बैसे, जाओ। सल्तनतें खत्म हो गई और सल्तनतों की रियासतें सिकुड़ गई। इसका खामियाजा कई जगहों ने, कई लोगों ने और जानवरों तक ने भुगता, जैसे कि अखाड़े और पहलवान और हाथी खाना और हाथी। हाथी खाने में आखिर में 15 जैसे होते थे। गायकवाड़ जब फुल था मामला, जब, और आखिर में तो 3 रह गए थे। हाथी एक बहुत ही अक्लमंद जानवर होता है। हाथी अपने साथी के मरने पे बहुत ही दुखी होता है, गिरिया करता है, रोता है और मरने वाले हाथी को दफन भी करता है। गायकवाड़ अपने हाथियों की बहुत केयर किया करते थे और उनके मर जाने पे उन्हें दफन भी किया करते थे। गायकवाड़ी राज्य का ऐसा हिसाब था कि इसके पहले डांटते थे हाथियों को, मर जाओ तो दफन कर। और फिर आए अंग्रेज और उन्होंने अपनी दरिंदगी का मुजाहरा यहाँ भी किया। लेकिन अंग्रेजों का जमाना था तो उनको ऐसा लगा कि भाई इससे रोग फैलता है तो डांटना नहीं, तो उसको काट के आरियों से खाल पे लोगों को दे देते थे। तो आरियों से काट कूट के 4-5 दिन पक्का हाथी जला डालते थे। जिंदा हाथी लाख का, मरे तो 1.25 लाख का। तो ये था वडोदरा का एक और एपिक लोकेशन, हाथी खाना। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो काफी पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सजेशंस कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा, और अगर आपके सजेशंस ना हो तो सलाम दुआ ही कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और इस तरह के वीडियो और भी आगे देखने के लिए स्टे ट्यून विद एपिक रूट्स विद आसिम।